सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सभी को नमस्कार। हमारा ये चौथा शिक्षण वर्ग है। हमने बहुत बड़े बड़े कार्यक्रमों में भाग लिए हैं, इसमें समग्र विकास की बात कभी नहीं सुनी है। क्योंकि पुनरुत्थान विद्यापीठ जो समग्र विकास अभ्यासक्रम यानी कि शिक्षा में भारतीयता का कार्य करते हैं, इसमें कौन सी बातों का ध्यान रखता है? जो छोटी छोटी बात है लेकिन उसकी नींव के समान है। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद हमको पता चला कि इतनी छोटी बातों का भी इसमें ध्यान रखा गया है। तो ये कार्यकर्ता के नाते तो हम जानते हैं, लेकिन अभिभावक के नाते हमको मेरे हिसाब से ऐसा लगा कि ये पुस्तक हमने बहुत देरी से पढ़ी है। ऐसा जो जिसके बच्चे अभी छोटे हैं उनको तो लाभ अवसर मिलेगा इसका, लेकिन जिनके बड़े हो गए उनको तो जरूर ये मन में एक बार सोच आई होगी। तो अभी इसमें बहुत कम पत्तों में बहुत सारी बातें हमने सुनी है, पढ़ी है, और आज उसके कहीं पहलू के बारे में भी हम चर्चा भी करेंगे, उसके कुछ प्रश्न के उत्तर भी देंगे, तो और भी कुछ आगे जानने को मिलेगा। तो उसको आगे ले जाते हुए सबसे पहले इसमें हम विनोद जी को उसका बहिरंग परिचय देने के लिए आमंत्रित करते हैं। सबों को नमस्ते। आज हम जिस पुस्तिका का अध्ययन करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है समग्र विकास शिक्षा योजना अंतर्गत प्रारंभिक पाठ्यक्रम एवं आचार्य अभिभावक निर्देशिका। इस पुस्तिका का निर्माण पुनरुत्थान विद्यापीठ ने किया है। पुनरुत्थान विद्यापीठ पुनरुत्थान प्रकाशन सेवा ट्रस्ट के माध्यम से यह सारा प्रकाशन का कार्य करता है। इस पुस्तिका में कुल मिलाकर 96 पृष्ठ हैं। अगर हम आवरण पृष्ठ को लें तो इसमें 4 पृष्ठ और जोड़ जाते हैं। ऊपर का आवरण पृष्ठ, इसके भीतर का पहला पृष्ठ, फिर इसी प्रकार बिल्कुल पीछे पृष्ठ में एक पृष्ठ और उसके भीतर का पृष्ठ। तो ये 4 अतिरिक्त पृष्ठ 96 के हमारे पास में है। इस पुस्तिका में कुल मिलाकर 100। जैसा मैंने अभी बताया, पुनरुत्थान प्रकाशन सेवा ट्रस्ट के द्वारा इसका प्रकाशन हुआ है। इसकी लेखिका हमारी आदरणीय ताई इंदुमती काकदरे जी हैं। प्रकाशन पुनरुत्थान प्रकाशन सेवा ट्रस्ट का है। अक्षर संयोजन इसमें धर्मेश पटेल जी ने किया है और इसका मुद्रण साधना मुद्रणालय ट्रस्ट, सिटी मिल कंपाउंड, रायपुर दरवाजा बहार, कांवरिया, अहमदाबाद से हुआ है। प्रकाशन की तिथि कार्तिक शुक्ल 4, युगाब्द 5114,
उसके अनुसार 17 नवंबर 2012 को हुआ है। इसकी कुल प्रति 1000 छपी है और मूल्य 30 रुपए। इसका प्रकाशन जिस अवसर पर हुआ वह अवसर था समग्र विकास शिक्षा योजना विषय कार्यकर्ता अभ्यास वर्ग। इसी अवसर पर इसका प्रकाशन हुआ। जैसा अभी आशुमती बहन ने बताया, वो छोटी छोटी बातों का भी इसमें समावेश है जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसमें अनेक विषयों पर भीतर में चर्चा है, लेकिन बहिरंग परिचय के रूप में मैं आपके समक्ष जो बातें रख रहा हूँ वो आदरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार हैं, जो इसके दूसरे पृष्ठ और अंतिम पृष्ठ और उसके भीतर के पृष्ठ पर हैं। उनके विचार इस प्रकार थे कि हम आजाद तो हो गए 1947 में, अंग्रेज चले गए हमको छोड़ के, लेकिन उसके पहले हम क्या सोचते थे? हमारे मन में यही था कि सबसे बड़ी बाधा जो है ये अंग्रेज हैं। ये अंग्रेज अगर चले जाएंगे तो हम बिल्कुल अपने ढंग से जी सकेंगे, अपने राष्ट्र की जो जीवन दृष्टि है उसके अनुसार चल सकेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि हम लोग ये समझ ही नहीं पाए कि हम अपना जीवन किस प्रकार जीना चाहते हैं, हमारा राष्ट्र किस प्रकार आगे बढ़ना चाहता है, हमें क्या करना है। बिल्कुल हम दिग्भ्रम की स्थिति में थे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या करना है। तो करना क्या है? कुछ भावना नहीं है मन में, कोई योजना नहीं है मन में, तो क्या करेंगे? तो हमने क्या किया? अंग्रेजों का ही अनुसरण किया, विदेशियों का ही अनुसरण किया। यहाँ तक कि हमने जो संविधान बनाया वो भी हमारा विशुद्ध भारतीय संविधान, भारतीय अवधारणा पर आधारित नहीं है। ये संविधान 4 देशों के संविधानों का अनुकरण है, कुछ इस देश से कुछ उस देश से, ऐसे करके। तो कुछ ब्रिटेन की बात है, कुछ अमेरिका की बात है, कुछ कनाडा की बात है, कुछ स्विट्जरलैंड की बात है। इस तरह से करके हमने अपना संविधान बनाया। हमारी जो जीवन दृष्टि थी उस पर तो हमारा संविधान बना ही नहीं। तो जब संविधान ही हमारा दूसरों पे आधारित है तो हम अपनी जीवन दृष्टि से अपना जीवन कैसे जी सकेंगे? हमने बस इधर उधर का मिला करके जोड़ तोड़ करके संतोष कर लिया। तो इस मूल प्रश्न का आज तक अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। अपने सत्व का हमें बोध ही नहीं हुआ है। हमारी जो अपनी राष्ट्रीय वैभव की अवधारणा है वो कैसे होती है वो नहीं है। हमने विदेशों का अनुकरण किया, उनकी जीवन शैली को अपनाया और उसी पर आगे बढ़ते रहे। हमारे राष्ट्र का क्या स्वभाव है, हमारी क्या अवधारणाएं हैं, ये हमें अभी तक पता नहीं है। प्रयास बहुत लोगों ने किया, लेकिन इन प्रयासों का कोई सफल परिणाम निकल के सामने नहीं आ पाया। कोई समाजवाद के नाम पर कहता है तो कोई कम्युनिज्म लाना चाहता है, कोई कहता है कि जो है लोकतांत्रिक समाजवाद लाए। तो इन इन सारी भावनाओं के बीच में हम उलझ कर रह गए। अब ये सारी जो भावनाएं हैं, जो विचारधाराएं हैं, वो सारी आयातित हैं, विदेशी हैं। आर्थिक क्षेत्र में हो या राजनीतिक क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, सारी जो विचार प्रणाली है वो विदेशी है। तो ऐसा लगता है कि हमारा जो प्राचीन राष्ट्र जीवन है उसका साक्षात्कार हमें अभी तक हुआ ही नहीं।
इस तरह की विदेशी अवधारणाओं पर हमारी संस्कृति कैसे फले फूलेगी, ये बात हम जान ही नहीं सके हैं। हम अपने जो राष्ट्रीय सम्मान है उसको प्राप्त नहीं कर पाए हैं। हमारे यहाँ त्याग, परिश्रम, बलिदान, ये सब बातें थी, इनसे हमें प्रेरणा मिलती थी। इन सभी बातों का भी अभाव है। हम स्वार्थ के दलदल में फंसे हुए हैं। अपना जीवन ही हमें दिखाई देता है, और अपना जीवन जब दिखाई देता है तो राष्ट्र की दृष्टि से अगर देखें तो हर तरफ हताशा का वातावरण नजर आता है। हमारा अपना आत्मविश्वास ही ढह गया है। हम कैसे काम करें, इस तरह की प्रेरणा हमें मिलती ही नहीं है। तो हम द्वंद्व की स्थिति में फंसे हुए हैं, और एक तरह से स्वाधीन होते हुए भी हम परावलंबी जीवन जी रहे हैं। आगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं, उनकी जो विचारधारा है वो कहते हैं कि ये इतिहास सिद्ध सत्य है कि राष्ट्र की एक भौगोलिक इकाई होती है। भौगोलिक इकाई होती है, देश यहाँ से वहां तक फैला हुआ है। ये हिमालय से लेकर, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र पर्यंत तक हमारा देश फैला हुआ है। ये तो हमारी भौगोलिक इकाई हुई। लेकिन भौगोलिक इकाई होने से ही कोई देश राष्ट्र नहीं हो जाता, जब तक कि उस देश में रहने वाले लोगों की श्रद्धा अपने मातृभूमि के प्रति नहीं हो, सब एक भावना से जुड़े हुए नहीं हो, तब तक देश राष्ट्र नहीं बन पाता। राष्ट्र बनने के लिए मातृभूमि के प्रति प्रेम की भावना, एक श्रद्धा की भावना, आपस में आत्मीयता की भावना, ये होना जरूरी है। कहा गया है, भावान भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, मनुज नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो ये स्वदेश प्रेम की भावना जब आ जाती है आपस में, एक तरफ आत्मीयता से एक साथ मिलकर चलने की भावना आती है, तब देश राष्ट्र बनता है। राष्ट्र का वैभव, राष्ट्र का गौरव, ये सब हमारे साथ होता है। कुछ ऐसी बातें होती है जिसमें हमें गौरव का अनुभव होता है, लेकिन कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जिससे लज्जा का अनुभव होता है। अब जैसे महमूद गौरी और गजनवी, इन लोगों ने हमारे देश पर आक्रमण किया, और हमारा देश जो है उस समय हिंदीन अवस्था में पहुंच गया। बहुत सारा सामान लूट कर ये सारे ले गए। तो इन बातों की को जब हम याद करते हैं तो हमें लज्जा का अनुभव होता है। हमें बहुत ही आत्मग्लानि होती है कि ये क्या हो गया, हम इतने समृद्ध थे, इतने शक्तिशाली राजा हमारे पास में थे, फिर भी ऐसा हो गया। तो इस भावना से हमें लज्जा का अनुभव होता है। तो एक बार तो ऐसी है कि लज्जा का अनुभव इन घटनाओं के आधार पर होता है, लेकिन कुछ हमारे गौरव की बातें भी हैं। महाराणा प्रताप, शिवाजी और इस तरह के अन्य देशभक्त लोगों ने जो अपने देश के लिए काम किया, आक्रांताओं से उन्होंने युद्ध किया, उनको भगाने का भरपूर प्रयास किया। भले ही हम उस समय उतने सफल नहीं हो पाए हों, लेकिन इनकी बातें याद करके हमें अपने आप में गौरव का भी अनुभव होता है। हमको लगता है कि हमने, हमारे देश में ऐसा कुछ है, उनके प्रति हमें, हमारे मन में आदर और श्रद्धा का भाव आ जाता है। और इसी के विपरीत अगर औरंगजेब, अलाउद्दीन, क्लाइव या डलहौजी का नाम सामने आता है तो हमारे मन में यही भाव जागता है कि ये लोग तो विदेशी आक्रांता थे, और इनके प्रति घृणा का भाव तो उत्पन्न होता ही होता है। इस प्रकार एक विशिष्ट भूमि पर रहने वाले और मातृभूमि के प्रति विशुद्ध श्रद्धा की भावना हृदय में जगाए रखने वाले ऐसे लोगों का एक राष्ट्र बनता है। तो इस तरह की भावना जो जगानी है,
वो हमें और जगह रखनी है, वो हमें करना है। हम ये नहीं भूले कि हम लोग सारे एक ही राष्ट्र के हैं और हमारे लिए जितने मित्र हैं सबके समान हैं, जो शत्रु हैं वो भी हमारे सब एक समान है। तो इस तरह से ऐतिहासिक महापुरुषों की परंपरा जो है वो उसको हमें जीवंत जागृत रखना है। आगे पंडित दीनदयाल जी कहते हैं कि हम लोग अभी क्या है, पश्चिमी राष्ट्रवाद का ही अनुकरण कर रहे हैं। अपना राष्ट्रवाद हम लोग बिल्कुल ही भूल गए हैं और तुलना करते हैं उनसे कि उनका राष्ट्रवाद कैसा है, अपना कैसा है। तो तुलना करने में जो उनकी दृष्टि है वही दृष्टि हम रखते हैं, अपनी दृष्टि नहीं रखते। उनकी इकाई जो है व्यक्ति है, व्यक्ति के स्वार्थ के लिए वो लोग काम करते हैं, जबकि हम लोग कुटुंब, समाज, राष्ट्र के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए काम करते हैं। दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। वो पश्चिम है, हम पूरब है। पूरब और पश्चिम कभी एक हो ही नहीं सकते। उनकी विचारधारा अलग है, हमारी विचारधारा अलग है। अभी कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग दोनों विचारधाराओं को मिलाकर चले, तो ये समन्वय संभव नहीं है। हमें अपनी ही विचारधारा पर रहना होगा और इसीलिए इसी विचारधारा को लेके अपने राष्ट्र का संगठन करना होगा। उनका राष्ट्रवाद हमारे राष्ट्रवाद में नहीं चलेगा। तो इस तरह से हमारी राष्ट्रीयता की कल्पना बिल्कुल अलग होनी चाहिए। वो उनके हिसाब से हमें नहीं चलना चाहिए। और आप अगर देखेंगे तो हमारा इतिहास इसी तरह प्रकट करता है। हम आगे बढ़े हैं तो अपनी राष्ट्र भावना को लेकर ही आगे बढ़े हैं। अब 1500 सालों में भले ही यह विनाश के दृश्य उपस्थित हुए हों, लेकिन उसके पहले हमारा जो लंबा इतिहास है वो मानव समाज को पीड़ा देने वाला नहीं था। वो ऐसा इतिहास था जो पूरे विश्व को सुख शांति देने का इतिहास था। हमारी भावना ही है वसुधैव कुटुंबकम। तो हम संपूर्ण विश्व का मंगल करने की बात करते हैं, ऐसी हमारी कामना है। ये नहीं कि सिर्फ हम अपना ही विकास करें, ये सारा विकास तो संपूर्ण विश्व के लिए हम करते हैं। हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये कहते हैं हम। ये नहीं कहते कि सिर्फ भारतीय सुखी हो, सिर्फ हिंदू सुखी हो, बल्कि सारा विश्व सुखी हो, ऐसा है हमारा। और हम लोग आपस में संघर्ष, विद्वेष या स्पर्धा के आधार पर नहीं चलते, हम सहयोग के आधार पर चलते हैं। ये जो ये जो है विरोध, विद्वेष और स्पर्धा, ये दुष्परिणाम है विदेशी संस्कृति के। हमारी संस्कृति ऐसी नहीं है। हम स्वस्थ राष्ट्रवाद को ही संगठित एवं सक्षम बनाकर आगे बढ़ें, ऐसा ही हमारा विश्वास है और विश्व कल्याण का मार्ग भी यही है। मेरी बात पूर्ण। स्मृति जी, आप आगे ले ठीक है। जाएं। ठीक। अभी हम इसको आगे ले जाते हुए मैं इसी घट पर प्रश्न डालूंगी। इसका प्रत्युत्तर आपको 15 मिनट में अपने नोटबुक में लिखना है। उसके बाद में हम प्रत्युत्तर डालेंगे, अपने आप ही उसको हम चेक करेंगे। अभी मैं प्रश्न डालती हूँ।
अभी 6:23 पर हमारा समय प्रारंभ हुआ है। 15 मिनट तक हम हमारा काम पूर्ण करेंगे। सुमति ताई, ये प्रश्न दिख कहाँ रहे हैं? हमें कहाँ दिखेंगे? इस घट पर ही दिखेंगे, नहीं दिखाई रहा है? नहीं व्हाट्सएप तो व्हाट्सएप ग्रुप है भाई साहब, व्हाट्सएप पर। अच्छा, तो इसको पहले लेफ्ट करें। नहीं नहीं नहीं, लेफ्ट मत तो कीजिए ना, आप व्हाट्सअप देखिए ना। अविनाश भाई साहब व्हाट्सअप हाँ देखिए। जी, हाँ, जी जी। व्हाट्सअप व्हाट्सअप देखिए ना, व्हाट्सअप। हाँ, भाई साहब समूह पे तो नहीं दिख रहे हैं ये पुनरुत्थान अपना संगठन वाला जिस पे ज्वाइन किए हैं, इस पे तो नहीं आ रहे। अविनाश जी, शायद कार्यकर्ता शिक्षण संकाय ग्रुप पर। जी जी जी। आप स्वयं ही अपना प्रश्न को चेक कर सकते हैं। तो पुस्तक पढ़ने के बाद किसी भी विषय के बारे में हमने बहुत चिंतन भी किया होगा। हमको इसमें कुछ पूछने की भी आवश्यकता होगी, कि जिज्ञासा भी हुई होगी, तो भी हम बता सकते हैं। अगर इसके बारे में और भी कुछ बताना है कि पुस्तक में क्या क्या बातें हैं, तो हम अपना हैंड राइज करके बता सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। विनोद जी। ताई एक मुझे ये पूछना था, इसमें जो लिखा है एक दूसरा वाला प्रश्न जो है, ओंकार किस स्वर में बोला जाता है? स स्वर में बोला जाता है। उसका उसका उत्तर तो ये होना चाहिए, स्थिर, दृढ़ और उच्च स्वर में बोलना चाहिए। इस स क्यों लिखा वो है? वो जो संगीत के स्वर है उसकी इसमें बात है।
सारे गम पद निशा वाले जो स्वर है ना, हाँ, उस स्वर की बात है। तो दूसरे का उत्तर स होगा। दूसरा जी प्रश्न का उत्तर, हम ओंकार कैसे बोलते हैं? जैसे ओंकार बोलते हैं ना, ओ, तो इसमें क्या था? स्थिर स्तर होता है, दृढ़ होता है और उच्च स्वर होता है। ओम नहीं बोलते, ओम बोलते हैं ना। तो स में, स का समझ में नहीं आया वो। वो संगीत विषय के साथ। अच्छा, ठीक। प्रश्नों में बात नहीं आई है उस और पुस्तक में है, उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। कई सारी बातें हैं विषय के अनुसार। हाँ अविनाश जी बताइए। जी सही। इसमें अपन सामान्यतः जैसे इसमें लिखा हुआ है कि पहले 2/3 अकार और 1/3 मकार, तो ये तीनों बार हमें जो अभ्यास है उसमें पहले में तो 2/3 अकार और 1/3 मकार, फिर दोनों बराबर बराबर, और तीसरी बार में 1/3 अकार और 2/3 मकार, ऐसे क्रम है। तो इसमें थोड़ी स्पष्टता अगर आप कर सकें। आपने सही बताया, 3 बार जब हम ओंकार करते हैं तो इसी तरह ही करते हैं। जी ठीक। और किसी को? सही। जी हसमत भाई, जी हाँ। ये दूसरा के लेकर मैं ऐसा समझ पा रहा हूँ कि जब हम सा को बोलते हैं तो एक लय में बोलते हैं और ऊंचे स्वर में बोलते हैं, इसलिए ओंकार को यहाँ सा स्वर के रूप में बोलने के लिए बताया होगा। क्योंकि ऐसा मुझे ध्यान आ रहा है कि ओंकार माने सा जैसे बोलते हैं पूरा एक, तो उसी ऊंचे स्वर में बोलना पड़ता है, तो इसलिए ओंकार को भी हम जो इसमें लिखा है पूर्ण उच्च स्वर में बोलना, तो उसी दृष्टि से यहाँ ये सा स्वर के रूप में यहाँ एक सिंबल के तौर पे बताया होगा शायद, है ना भाई? आवाज आ रही थी? हाँ, जी जी, केसरी भाई समझ में आया, समझ में आया अभी क्या। हाँ, उस हाँ, तरह, हाँ, तो ये करेक्ट है, करेक्ट है। उस दृष्टि से इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज, मुझे पूर्ण उच्च स्वर दिखा हाँ, लिखा, हाँ, लेकिन वो सा देखा तो वो फिर ध्यान आया, रिकॉल हुआ मुझे भी। हाँ, हाँ, ठीक है, करेक्ट है, करेक्ट है जी, समझ में आया। कि सा जैसे हम लोग बोलते हैं तो फिर बोलते हैं ना। हाँ, जी सही सही है। जी जी जी। धन्यवाद, धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। उसके आगे कई विषय है, भाषा भी है, शारीरिक है, योग है, विज्ञान है, गणित भी है। उसके बारे में किसी को कुछ बताना है तो? ये अंगुलियों के कौशल के लिए बत्ती वाला प्रयोग, और जो इससे पहले का प्रश्न है ये इसमें कहा गया है कि क्रियाकलापों का मूलभूत क्या है। ताई ये तो बहुत गजब का रहता है कि मिट्टी के ऊपर रेखा खींचना, अंगुली लेकर उस पर कुछ करना, तो ये उस रूप में, और बत्ती बनाते समय दोनों अंगुली और अंगूठे को लेकर वो जब ऐसा जोड़ लगता है, तो ये कौशल बहुत तेज गति से होता है। ये तो मतलब हमने प्रत्यक्ष किया भी है, करवाया भी है, तो बहुत अच्छा रहता है ताई ये। इसमें एक ये बात जो ध्यान आ रही थी मुझे। और अब बच्चों के अभ्यासक्रम की पुस्तिका में भी है, अब विद्यालय में हो हाँ ही रहा है। हाँ, वो भी रहा है, और मतलब है ये, मतलब उससे बत्ती, बच्चे बत्ती है तो उसमें ना मजा आता है उसको। वो कई तरह की बत्तियां, मतलब वो जो उसके जैसे जैसे उसका आकृति बनती जाती है तो उसका उत्साह भी बनता है, मतलब ये भी देखा है हमने। और जब पूर्ण बनती है तो उसको मजा आता है कि हमने पूरी बना दी 2-3 दिनों के बाद, जब या जब पूरी बनती है कुछ अभ्यास के बाद में, तो उसको मजा आता है कि देखो हमने पूरी बनाई है ये बात थी। और उसका उपयोग भी वो देखता है, तभी उसे खुशी होती है कि मेरी बत्ती से दीप जल रहा दीपक है। जल रहा है, जी जी ताई, जी। तो किसी को कुछ नहीं बताना है तो हम ताई से कुछ सुने।
ताई हाँ, देती हूँ। भाई ये गले के गठन करने के लिए सबसे पहले कौन सा स्वर का अभ्यास करना है? सा। ये भी फिर से आया सा, तो इसका क्या है? आपकी आवाज ठीक तू से बोल नहीं आ रहा रही है। है। गीता, ये 9 नंबर प्रश्न जो है, गले के गठन करने के लिए सबसे पहले कौन सा स्वर का अभ्यास करना चाहिए, उसका थोड़ा स्पष्ट नहीं हो पाया था। आवाज गले आई को क्या था? हाँ, गले को ठीक, गले का गठन करने के लिए वही प्रश्न है ना आपका? जी 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 तो उसमें भी सा का ही उच्चारण है। जी ताई, ठीक। क्यों है ये बताना पड़ेगा ना। ये नहीं, प्रश्न क्या है? सप्त स्वर का पहला स्वर सा है ना। हम्म, हाँ, तो इसीलिए सा जी खरजबे जिसे बोलते हैं। सुखदोष जी, वैसा सा को थोड़ा सा ना बोल के देखिए आप 2-3 बार, आपको पता चल जाएगा कंठ का कैसे गठन है, कहाँ जोर पड़ रहा है सा बोलने पर। वो जी, अनुभव का विषय है। धन्यवाद। ठीक 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 है ठीक। जी, धन्यवाद। हाँ, हसुमती ताई, बहन एक मुझे प्रश्न ताई, ताई अब आप ताई, अपनी बात रखे। नहीं, प्रश्न ठीक है। प्रश्न पूछने दीजिए। हाँ, प्रश्न नहीं, क्या है? ताई, ताई, आप ओंकार जब बोलते हैं तो उसमें 3 अक्षर है ना, आकार, मकार, हुआ, उकार, हाँ, हाँ, उ, म। हाँ, 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 3 है। हाँ, औ ठीक ऐसा है। है। हम्म, अ, हाँ, ऐसे है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, अभी इस पूरे सत्र में प्रश्नों के उत्तर लिखना ये 1/3 भाग ही था। कुल मिलाकर तो ये प्रारंभिक पाठ्यक्रम है, समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत है। और जैसे विनोद जी ने बताया, ये एकात्म मानव दर्शन के आधार पर हमने जो समग्र विकास का प्रतिमान विकसित किया है, उसका यह प्रारंभिक प्रतिमान है। इसलिए जरा केवल प्रश्नों को लेकर हमारे अभिप्राय नहीं होने चाहिए, पूर्ण पुस्तक को लेकर और पुस्तक में जिस विषय का निरूपण किया गया है उसको लेकर और समग्र शिक्षा योजना को लेकर हमारे प्रतिभाव होने चाहिए। पुस्तक को ऐसे देखना है भी। हम कहते हैं शिक्षा में परिवर्तन होना चाहिए, भारतीय शिक्षा होनी चाहिए, तो होगी कैसे? कुछ करने से ही तो होगा। ऑन ग्राउंड कुछ करना चाहिए ना। तो शिक्षा के बारे में ऑन ग्राउंड क्या होता है, उसका केंद्रवर्ती स्थान कौन सा है? तो कक्षा कक्ष है। कक्षा कक्ष में क्या होता है? कक्षाएं होती है 1 2 3 4 ऐसी। कक्षा में होता है पाठ्यक्रम, कक्षा में होता है पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक के साथ जुड़े हैं विषय, विषयों के साथ जुड़े हैं विषय वस्तु। रोज रोज जो छात्र और आचार्य मिलकर करते हैं वही तो शिक्षा है। और उसके साथ ये सारे विषय जुड़े हैं, ये सारे मुद्दे जुड़े हैं। इसलिए हमें परिवर्तन का प्रारंभ कक्षा कक्ष की शिक्षा से करना होगा। और इस प्रारंभ का ये नमूना है। इसके ये कक्षा 1 से शुरू होता है। इसके पूर्व शिशु वाटिका का पूर्ण इस प्रकार का समग्र विकास का पाठ्यक्रम बना हुआ है। उसके भी क्रियाकलाप, विषय वस्तु, साधन सामग्री पूरा मॉडल है वो तो, इससे भी अधिक ऐसा। और अभी तो विद्या भारती ने जहाँ शिशु वाटिका और समग्र विकास का ये प्रयोग चलता है, वहाँ 0 to 5 शिशु वाटिका, माने 6 वर्ष का समय है शिशु वाटिका के लिए। जन्म से पूर्व 1 वर्ष और जन्म के बाद 5 वर्ष, ऐसे 6 वर्ष तो इसके पूर्व का पाठ्यक्रम है। उसका प्रतिमान भी समग्र विकास की संकल्पना ही है। तो अब शिशु वाटिका से आगे हमारे जो छात्र हैं वो कक्षा 1 में जाते हैं। तब से लेकर
8 वर्ष तक का, माने कक्षा 1 से 8वीं तक का समग्र विकास प्रतिमान के आधार पर पाठ्यक्रम बना हुआ है। उसमें से ये प्रथम 2 वर्ष का प्रारंभिक पाठ्यक्रम है। अब प्रयोग करने जाओ तो वो कक्षा 3 तक भी पहुंचेगा, इतना विस्तीर्ण है। ये पाठ्यक्रम कुछ विषय हैं, उन विषयों के डिटेल्स हैं, फिर क्या-क्या उद्देश्य है, क्या प्रयोजन है, वो सारा उसमें है और उसको माइक्रो लेवल तक लाते हैं तो क्या-क्या होता है, आपको लिखना है, सुलेख है, तो आपके कौन से कौशल पहले विकसित होने चाहिए। रेखा खींचना, तय करना, सीधी आड़ी रेखाएँ बनाना, सीधी टेढ़ी रेखाएँ बनाना, तो पेंसिल पर पकड़ आना, उंगलियों पर पकड़ आना, कागज पर पकड़ आना, आदि सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो ऐसे माइक्रो लेवल तक इसका वर्गीकरण, विभाजन आदि किया और डिटेलिंग किया हुआ है। तो ये 2 वर्ष का पाठ्यक्रम 3 वर्ष का भी हो सकता है। समग्र विकास प्रतिमान के कौन से आयामों के साथ इन विषयों का और इन विषयों में जो क्रियाकलाप दिए गए हैं उनका संबंध है, ये विश्लेषण करके देखना हमारा काम हो सकता है। तो उसका एक और पहलू है, गुजरात के 5 विद्यालयों में ये 15 वर्षों से चलता है और सरकारी पाठ्यक्रम नहीं चलता, यही पाठ्यक्रम चलता है। ये पूरक नहीं है, मैंने सरकारी पाठ्यक्रम है उसमें हमने ये जोड़ दिया समग्र विकास का, ऐसा नहीं है। ये ऑल्टरनेटिव है, विकल्प है, इसी आधार पर चलेगा। अब आगे वो माध्यमिक विद्यालयों में होना चाहिए, कॉलेजेस में होना चाहिए, अभी नहीं हुआ है, वो होगा कभी। हम तो आशा करते हैं कि संपूर्ण शिक्षा क्रम में समग्र विकास प्रतिमान ही होना चाहिए। तो ये तो हमारे शैक्षिक पुरुषार्थ पर निर्भर करता है कि वो कैसे होगा, ये प्रारंभिक है। ऐसी सारी बातों को लेकर आपकी जिज्ञासाएं होनी चाहिए। जरा मैं 5 मिनट अभी हम दे रहे हैं, हम लेंगे इसके लिए, तो आप इनको लेकर आपकी कोई जिज्ञासा है या कोई आपका अभिप्राय है तो वह बताइए। तो ये गुजरात के 5 विद्यालयों की जानकारी बाद में घट पे आ सकेगी? नहीं, बाद में क्यों, मैं बता ही रही हूँ। नवसारी, सूरत, मोरबी, गांधीधाम, वांकानेर। तो ताई ये जो किताब का नाम जो है ना, प्रारंभिक पाठ्यक्रम, ये आचार्यों के लिए भी है और अभिभावकों के लिए भी है, बिल्कुल बेसिक है ताई ये। हाँ बिल्कुल, अभी अभिभावकों को भी पता नहीं है क्या करना है। नहीं है ना, वो विद्यालयों में कुछ भी किसी को बताते ही नहीं और कोई सोचता ही नहीं है। ये इसका है आचार्य अभिभावक निर्देशिका। ये शब्द बिल्कुल सटीक है, सटीक शब्द है इसके लिए। आचार्य अभिभावक, हाँ, अभिभावकों को भी बताना पड़ेगा ये सब। हाँ, इसलिए दोनों के लिए है आचार्य अभिभावक निर्देशिका। ये विद्यालयों में टीचर्स हैंडबुक होती है, ऐसे ये हैंडबुक है अभिभावकों के लिए भी कि आपके बच्चों को देखिए ये सब आना चाहिए। क्या मार्क्स की तरफ दौड़ते हैं, केवल नंबर करते हैं, कितने नंबर, ये आता जाता कुछ नहीं। एक बात और ध्यान में आएगी कि हम जब कहते हैं ना कि शिक्षा व्यक्ति की होती है, लेकिन आशय समग्र राष्ट्रीय होता है, तो सारे बिंदु वही है, छोटे सभी वही एकात्म मानव दर्शन का ध्यान में आया कि समग्र है। हाँ, एकात्म मानव दर्शन हमारा वैचारिक आधार है, वो दार्शनिक आधार है। अब लेकिन करना क्या दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में बताना, क्या व्यष्टि समष्टि के बारे में बताना? नहीं, आपका अन्नमय कोश का विकास, कर्मेंद्रियों का विकास करो, आपकी बुद्धि का विकास करो,
मन का विकास करो तो कुछ ना कुछ जीवन जो दैनंदिन होता है उसके माध्यम से होता है ना। इसलिए मैंने कहा कि माइक्रो लेवल तक जाओ। इसका एक मैक्रो लेवल की हम हमेशा चर्चा करते हैं, इट इज ऑल अबाउट एजुकेशन। ये दिस इज एजुकेशन, ये माइक्रो लेवल पर जाओ, क्योंकि अभी आयु उनकी 5 वर्ष की है, 6 वर्ष की है, उसमें क्या करना है तो उसमें ये करना है। इससे पूर्व शिशु वाटिका का इसी आधार पर है। तो ये जो प्रतिमान है वो कोई बच्चों के लिए नहीं है, ये प्रतिभा हायर एजुकेशन के लिए भी है ये प्रतिमान, और किसी भी विषय की शिक्षा के लिए है, क्योंकि सृष्टि परमेष्टि ये तो सब जगह होना ही है। प्रणाम ताई रामचंद्र। जैसे ये शिक्षा पद्धति अभी चल रही है 5 पाठशालाओं में, तो पाठशाला का समय क्या होता है? उनके लिए दफ्तर होता है क्या? गृहपाठ होता है क्या? ऐसी थोड़ी सी और बातें समझ में आएगी। हाँ, सब होता है। अब आपको वहां जाना चाहिए, 2 दिन रहना चाहिए और देखना चाहिए ये चल कैसे रहा है। छात्र क्या करते हैं, आचार्य क्या करते हैं, अभिभावक क्या करते हैं, सारा जाकर देखना चाहिए। मैं तो कितना वर्णन करूं ना इसका, तो ना ठीक दिशा तो मिल गई। हाँ, कहीं वो 8 घंटे का विद्यालय भी होता है, कहीं 6 घंटे का भी होता है। मैंने हर एक विद्यालय अपनी अपनी पद्धति से वह करता है। जी आचार्यों का कर प्रशिक्षण होता है, अभिभावकों का प्रशिक्षण होता है। गांधीधाम में आप देखेंगे अभिभावक विद्यालय ही शुरू हुआ है। हाँ 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 अच्छी बात है। ये चुने हुए 8 विषय भी सही बिल्कुल सटीक है, सटीक। हाँ, योग, उद्योग, भाषा, संस्कृति, संगीत, विज्ञान, ये भी मैंने आपको अर्थकरी शिक्षा देना है, धर्मानुकूल अर्थशास्त्र सिखाना है, तो फिर आपको शुरुआत तो उद्योग से करनी होगी, और उद्योग करना है तो आपकी कर्मेंद्रियों की कुशलता तो बढ़नी होगी, और जो भी क्रियाकलाप करेंगे उसके साथ समष्टि सृष्टि को परमेष्टि को जोड़ना ही होगा। छोटी से छोटी बात में सभी आयाम एक साथ कैसे गूंथे जाएंगे वही देखना होगा। परमेष्टि के लिए कोई बड़े बड़े भजन कीर्तन ध्यान समाधि ऐसा नहीं करना होता है। वो तो आप छोटे से छोटा वृक्ष के साथ बात करना या चिड़िया को दाना डालना उसमें भी हो सकता है ना, वो भी सृष्टि ही है और वो भी परमेष्टि का ही अंश है। एक माइंड सेट निर्माण करना, एक हमारे शरीर की प्राण की गतिविधियां उसके उस तरह से होना, आदत में आना, मानस बनना, ये प्रक्रिया बड़ी सूक्ष्म होती है। प्रक्रिया तो हमेशा सूक्ष्म ही होगी ना, वो इट इज नॉट अबाउट इट। हरिओम ताई जी, मैं विनोद चेन्नई से। जी हाँ जी, हमारा गुरुकुल इस पाठ्यक्रम में शिष्यवाड़ी का पाठ्यक्रम में अभी चल रहा है और का फीडबैक अच्छा है। क्या हुआ तो पहले we have only 4 admissions in the first 5 days. After 15 days, we are not waiting for any try for admissions, but the admissions started coming because the parents are very even enjoying that. Whenever the child goes, they become calm. really. तो ये जो one who undergoes this process अपने आप वो इसके प्रति आकर्षित होते ही हैं, क्योंकि इट इज सो वेरी कंजेनियल विथ आवर भारतीय वे ऑफ लाइफ। मतलब जो हमारे अंदर जो पड़ा है भारतीयत्व उसको प्रतिसाद मिलेगा तो अपने आप वो इसके प्रति आकर्षित होंगे।
Taji, I too have a case study. Now in Western psychiatry, we call it as case study. We have a Yeah. kid actually. Her name is Kausalya. She is very excited and hypo. Actually, in the हाँ first week, हाँ now हाँ she is very calm because yeah every day we do Agnihotra. Every yeah side we do yeah Agnihotra. really हाँ Their parents could not believe actually. yeah So for that the is two true. years, she was very excited in the home. But Yeah, within 1 month, she became very calm. She started doing whatever we are saying, what yes, the parents are yes, saying. yeah, So yeah. they say they could not expect. So it is. तो रिजल्ट तो तुरंत मिलता है, परिणाम तुरंत होता है, आपको वो दिखाई देता है, एकदम दिखाई देता है। कई एक जिज्ञासा थी मन में मेरे है मतलब हाँ हाँ आज के वर्ग में हमने साधारण 20 प्रश्न रखे हैं और आपने कहा कि 1/3 समय इसका अपेक्षित था, तो क्या इसका अर्थ ये भी है कि 20 मिनट में साधारणतः इन 20 प्रश्नों का उत्तर लिख पाना ये नहीं भी नहीं हमारे ऐसा नहीं। वाचन और अध्ययन कौशल्य का एक समय हाँ के हाँ बारे में ये है ये अपेक्षित? प्रश्न तो ऐसे है कि आपका 10 मिनट में हो जाना चाहिए। ये प्रश्न ही क्या है, कितने सरल 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 हैं, केवल हाँ, डिटेलिंग। हाँ हाँ, यानी तो वहां तक हमको ऐसे अध्ययन कौशल्य बढ़ाना है मतलब वो भी एक हाँ अपेक्षित हाँ ही है हाँ हाँ जी, तो वो जितना ऐसा है कि ये तो अभी हमारा ये 1 घंटे के सत्र का प्रयोग है, तो उसमें तो स्पेसिफिक 1 वर्ड आंसर 1 सेंटेंस आंसर ऐसा होगा, परंतु इसका आकलन करने के लिए तो हमको इसके विषय में भी बताना होगा ना, हमारा जी, आकलन, हमारा अभिप्राय, हमारा सुझाव ये भी बताना होगा। तो वो तो हर एक का अपनी अपनी भाषा में होता है भाई। 1+1 वो तो 2 रहेगा, ये तो सबका एक ही होगा और 2 सेकंड में हो जाएगा। लेकिन अभी जो वो लता पर फूल खिले हैं, उसके बारे में 2 पंक्ति बताओ। तो वो जितने लोग हैं उतने अलग-अलग वाक्य होंगे और सबके सही होंगे, सबके अच्छे होंगे, सबके सुंदर होंगे। उस प्रकार के प्रश्नों के लिए 20 प्रश्नों के 20 मिनट ऐसा नहीं होता है। वो डू नॉट गो टेक्निकली और मैकेनिकली कि 20 प्रश्नों के 20 मिनट ऐसा नहीं होता है। प्रश्न कैसे हैं और उसके उत्तर के लिए हमें क्या-क्या अंदर विचार करना होता है, क्या हमारा प्रतिभा बनता है, क्या कल्पना का विस्तार होता है, उसके ऊपर निर्भर करता है। तो ऐसे नहीं होता है, वो प्रश्नों के ऊपर निर्भर करता है। ये तो याद करने का भी प्रश्न है कि आपको योग के कितने अंग हैं, वो तो 8 तुरंत बता दिया। ये तो कब कब पता चलेगा? जब पढ़ा है और याद रहा है तब। 8 अंगों के नाम बताओ, वो भी पढ़ा है और याद रहा है तो बताएँगे। परंतु योग की जीवन में क्या उपयोगिता है? वो कोई पुस्तक में ही लिखा होगा ऐसा उत्तर नहीं, उन शब्दों में ही उत्तर नहीं आएगा। सबका अलग-अलग उत्तर आएगा। आशय उनका सबका कहने का एक ही होगा, परंतु शैली अलग होगी, शब्द अलग होंगे, वाक्य रचना अलग होगी, उनकी शैली अलग होगी, ये तो सब होगा ना। तो कैसे प्रश्न हैं और क्या कैसे उत्तर अपेक्षित है, उसके ऊपर निर्भर करता है। जी, ताई मेरा एक निवेदन है, हाँ जी। हुँ, ये कुछ प्रश्न हुँ, जैसे ही हमें ये होता है कि ये पुस्तक आपको पढ़नी है, हुँ, उसी समय ये हुँ, कुछ प्रश्न भी डाल दिए जाएं हुँ, तो क्या है, जिज्ञासा और बढ़ जाती है उससे, और उसमें हुँ, ढूंढना और हुँ, पढ़ना, गहराई से खोजना हुँ, ये हुँ, चालू हो जाता है, ठीक ताकि है। पुस्तक को फिर दोबारा अच्छे तरीके से पढ़ें, और फिर जब हम यहाँ हुँ, बैठे हैं कक्षा में हुँ, तो हुँ, फिर अलग से ऐसे प्रश्न और हुँ, डालना है। तो जिज्ञासा हाँ, को बढ़ाने के लिए यदि ये हाँ, उचित हो तो देख हाँ, लीजिए। ठीक है, करेंगे, ऐसा भी करेंगे। बल्कि हम हर एक सत्र में कोई नई नई पद्धति से, नए तरीके से करते जाएँ, ये भी विविधता होना अच्छा ही है। तो आपके इस सुझाव का भी अभी ध्यान रखेंगे। और इस सुझाव को थोड़ा और आगे बढ़ा के, जैसे उत्तर तो सबका एक ही रहेगा आपने बताया वैसे, हुँ, पर उसका थोड़ा-सा, जैसे आपने कहा योग, उससे क्या फ़ायदा है? क्यों करना?
वो अपना 8-8, 10-10 लाइन में अपना लिखें, तो उसमें हमें ज्यादा मालूम पड़ेगा कि उसका प्रश्न का उत्तर ये है और उसका आशय ये है। फिर हमको मालूम पड़ेगा समझा कि नहीं, क्योंकि उत्तर तो हम इसमें खोज लेंगे कि ये है 8 अंग ही है। पर हमने लिखे अंग वही जो है, फिर उसके बारे में हम क्या सोचते हैं, हमने क्या समझा, ये 8-8 लाइन में सब पढ़े। वही ठीक है। नियतिकाई का सुझाव है कि केवल ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न न पूछे, 8-10 पंक्तियों में उत्तर देना पड़े, ऐसे ऐसे प्रश्न भी इसमें पूछे जाने चाहिए। बात तो ठीक है, वो भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, परंतु वो यदि लिखने को कहा तो इट विल बी टू अर्ली, वो अभी बहुत जल्दी हो जाएगी, क्योंकि इस पुस्तक को दोबारा पढ़नी पड़ेगी, उसके ऊपर विचार भी करना होगा, और ऐसा सारा पहले से इसके विषय में बोलकर रखा है, तो हम उसमें भी जा सकते हैं। दूसरा ग्रंथ सबका हो गया होगा ना, अभी समय हो गया है। अध्येता थोड़े हैं। नहीं तय ये ठीक है तय कि प्रश्न पुस्तक जो भी पुस्तक उस सत्र में होगी तो उसके प्रश्न पहले आ गए तो उस प्रश्न के उत्तर ढूंढने के लिए तो पढ़ेगा, और पढ़ने के बाद भी वो जैसे तय ने कहा तो 5-10 वाक्यों में या अपने शब्दों में लिख कर रखेगा, तो समय भी अपना बचेगा, और उत्तर तो आप बाद में लास्ट में डालेंगे गट में, और पहले भेज देंगे। पढ़े अभी 7:06 हो गए हैं, तो सत्र को हम यहीं पे पूरा करते हैं। शांति मंत्र। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। विनोद सिन्हा जी और केसरी जी जुड़े रहेंगे। प्रणाम सभी को। प्रणाम जय सभी को। राम, जय गोविंद। प्रणाम सभी को नमस्कार। वो यदि करेंगे ना, तो फिर उन सब को देखो, उनकी उत्तर पत्रिका ये देखो, जज कर ये करना पड़ेगा। नहीं जज नहीं करना, अरे चेक नहीं करना पड़ेगा, उत्तर पत्रिका देखना नहीं, वो सब भेज देंगे करके, वो भी तुम्हें कह रही वो इसमें पढ़ेंगे, तो फिर अपने को ये मालूम पड़ेगा कि इन्होंने कहाँ तक समझा, क्योंकि ऐसे तो मान लीजिए पहला मैं बोल रही हूँ तो 14 वाला तो उस पर लिख सकता है। अनु जी और संदीप जी जुड़े हैं अभी तक भी। अनु जी, अनु नाम से जो जुड़े हैं वो संदीप जी। अच्छा, मैं इसमें मेरा नाम रहेगा, पर मैं जुड़ी हुई नहीं हूँ क्योंकि ताई इससे जुड़ी है। हाँ जी जी, संदीप जी ऐसा। राधे राधे। अभी असमति बहन ने बोला कि आप छोड़ सकते हैं।